Hello students, this video lecture is for Diploma 3rd semester CSE students for the subject of e-commerce by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 4 जिसमें रिटेलिंग है वो स्टार्ट किया था। उसी से रिलेटेड आज का भी टॉपिक है। आज जो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ और मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटेल स्ट्रैटेजी होती क्या है ये समझ लेते हैं। तो रिटेल स्ट्रैटेजी की जो डेफिनेशन है स्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग, पहला तो है तो रिटेलर्स टारगेट मार्केट, द फॉर्मेट द रिटेलर प्लान्स टू यूज टू सेटिस्फाई द टारगेट मार्केट्स नीड्स एंड द बेसिस ऑन विच द रिटेलर प्लान्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो रिटेल स्ट्रैटेजी क्या है? पहले तो रिटेल मतलब होता है खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी, जो चीज़ें रिटेल में बेचता है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो सस्ते दामों पर। तो जो रिटेल की स्ट्रैटेजी होती है वो क्या है? स्ट्रैटेजी कि रिटेल पहले तो टारगेट मार्केट देखता है कि जो मार्केट पे वो बेचने वाला वो कैसा है। फिर द फॉर्मेट द रिटेलर प्लान्स टू यूज़ टू सेटिस्फाई टारगेट मार्केट्स नीड्स, जिस मार्केट में उसको वो चीज़ें बेचनी है वो उस मार्केट को अपने प्लान से कैसे सेटिस्फाई करेगा। और द बेसिस ऑन विच द रिटेलर प्लान्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक ऐसा प्लान जो कि उसको सस्टेनेबल भी हो, आसान भी हो, पैसे भी कम खर्च हो और उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी दे। तो जो तीनों चीज़ें थी, पहला था टारगेट मार्केट इज़ द मार्केट सेगमेंट टूवर्ड्स विच द रिटेलर प्लान्स टू फोकस इट्स रिसोर्सेज एंड रिटेल मिक्स। तो टारगेट मार्केट वो होता है, वो सेगमेंट होता है जहाँ पे रिटेलर अपने प्लान्स और फोकसेस रखता है अपनी रिसोर्सेज के थ्रू। दूसरा है रिटेल फॉर्मेट, डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ रिटेलर्स ऑपरेशन, रिटेल मिक्स, types of merchandise and services offered, pricing policy, advertising, promotion programs। तो रिटेल फॉर्मेट होता है कि रिटेलर क्या क्या ऑपरेशन उस मार्केट में परफॉर्म करने वाला है जो कि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे टारगेट मार्केट में। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो एडवांटेज है जैसे कि रिटेलर हैज़ ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स that is not easily copied and thus can be maintained over long period of time। हम मार्केट में उतरते हैं तो हमें ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई प्लान रखना पड़ता है जो कोई इजीली कॉपी ना कर पाए और उस प्लान के ज़रिए हम मार्केट में लंबे समय तक टिके रहें। रिटेल स्ट्रैटेजी जो है उसके अंदर 3 अप्रोचेज़ हैं जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाते हैं। पहला तो ये है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। जब तक कस्टमर से आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। तो कस्टमर की लॉयल्टी जो है, कस्टमर की विश्वसनीयता आपके ऊपर होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी कि आपकी ब्रांड इमेज है, आपकी पोजीशन क्या है मार्केट में, यूनिक मर्चेंडाइज, एकदम यूनिक तरीके से आप व्यापार करते हैं, कस्टमर को सर्विस कैसी प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर के लिए प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑर्गेनाइज आपने कर रखे हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स ऑल्सो, वेंडर रिलेशन जो है, जहाँ से आप माल खरीद कर ला रहे हैं, जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है, उन लोगों से भी आपको अच्छा व्यवहार बना के रखना पड़ता है, वरना वो आपको अच्छा माल सप्लाई नहीं करेंगे। तो रिटेल स्ट्रैटेजी के अंदर ये भी आता है। फिर है achieving efficient internal operations, larger retailers have more bargaining power with vendors and thus can buy merchandise at lower cost। जो भी बड़े रिटेलर रहते हैं उनके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जब हम ज़्यादा मात्रा में कोई सामान खरीदते हैं तो वो दुकानदार भी हमको ज़्यादा डिस्काउंट देता है। कहता है कि अगर आप 10 लेके जाएंगे तो मैं इतने रुपए लगाऊंगा, लेकिन अगर आप 2 खरीदेंगे तो मुझे ज़्यादा रुपए लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी सब अप्रोचेस से जो है वो रिटेल स्ट्रैटेजी तैयार होती है, जैसे कि लॉयल कस्टमर्स, स्ट्रॉन्ग वेंडर रिलेशनशिप्स,
committed, effective human resource, efficient system, attractive location that is not easily duplicated by the competitors. अब रिटेल स्ट्रैटेजी में ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली अबाउट डिसीजंस रिलेटेड टू एलोकेटिंग available resources among different target markets and retail formats, transferring resources from one set of merchandise to others, and managing nurturing the firm's portfolio in such a way that overall organization objectives are obtained. तो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ जो है बेसिकली डिसीजंस हैं जिसमें कि हम सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को डिफरेंट टारगेट मार्केट्स रिटेल फॉर्मेट्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है वो बढ़ सके, उसका पोर्टफोलियो अच्छा जाए सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। अब जो रिटेल की स्ट्रैटेजी होती है वो 4 टाइप की होती है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी एग्जिस्टिंग पहले क्या थी और अब क्या है? तो पहला था मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। अब उसकी जगह पे आया है फॉर्मेट डेवलपमेंट। पहले था मार्केट एक्सपेंशन, अब आया है डाइवर्सिफिकेशन या अनरिलेटेड या रिलेटेड। तो ये 4 चीज़ें हैं आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी में। तो मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है कितना अंदर आप जा रहे हैं मार्केट के। पेनिट्रेशन का मतलब होता है अंदर, जितना अंदर आप डीप जा सकते हैं। तो आप मार्केट को कितना डीपली समझते हैं, कितना डीप जा रहे हैं उस मार्केट में, जिस भी मार्केट में आप डील करते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है टुवर्ड्स एग्जिस्टिंग कस्टमर यूजिंग रिटेलर्स प्रेजेंट रिटेलिंग फॉर्मेट। वो अपॉर्चुनिटीज़ इन्वॉल्व करती हैं न्यू कंज्यूमर्स फ्रॉम रिटेलर्स करेंट टारगेट मार्केट हु डोंट पैट्रोनाइज द retailer currently, or devising approaches getting current customers to visit the retailer more often। तो मार्केट पेनिट्रेशन जो है, पहले जो भी मार्केट का फॉर्मेट चल रहा है हम उसको यूज़ करके, उस रिटेलिंग फॉर्मेट को यूज़ करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरे तरीके मार्केट पेनिट्रेशन के कि और ज़्यादा दुकानें खोलना टारगेट मार्केट में, या फिर अपनी दुकानों को ही ज़्यादा समय तक खोल कर रखना। जैसे कि अगर पहले का टाइम था हमारा सुबह 10 से लेके शाम को 8 बजे तक, तो उसको सुबह 8:30-9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। क्रॉस सेलिंग मीन्स द सेल्स एसोसिएट्स इन वन डिपार्टमेंट अटेम्प्ट टू सेल कॉम्प्लीमेंट्री मर्चेंडाइज फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स टू देयर कस्टमर। जो चीज़ हम बेचते हैं उससे अलग हटकर अपने कस्टमर्स को कुछ बेचना, उसको हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। दूसरा था मार्केट एक्सपेंशन। तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है डीप जाना मार्केट में, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपैंड करना। तो एग्जिस्टिंग रिटेलिंग फॉर्मेट्स को लेके हम अपना मार्केट कैसे बढ़ा सकते हैं? तो एक मार्केट एक्सपेंशन की जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो कैसे एग्जिस्ट होती है? जब कोई रिटेलर सेम प्राइस पे सेम प्रोडक्ट सेल करता है जिसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं होता न्यू मार्केट में। इट मीन्स दैट मर्चेंडाइज विल रिमेन द सेम बट विल बी मार्केटेड टू अ न्यू कस्टमर ग्रुप। मतलब चीज़ें सेम ही रहेंगी, प्राइस सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, पर हम नए कस्टमर्स को ढूंढ के लाएंगे उन प्रोडक्ट्स के लिए। Retailers can expand the markets by entering a new market to sell either by exporting or by entering into a totally new market। अब expansion बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की दुकानें रहती है लेकिन फिर भी वो घर घर जाके भी बेचते हैं, वहाँ पे भी ग्रुप बनाते हैं। तो ये भी एक एक्सपेंशन है कि दुकान भी है और घर घर जाके भी काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि एक मार्केट में दुकान है, दूसरी मार्केट में भी दुकान खरीद ली, तीसरी में भी खरीद ली, वही चीज़ें हम बेच रहे हैं। जैसे कि ब्रांच होते हैं अलग अलग, एक ही दुकान के अलग अलग जगह पर ब्रांच होते हैं, तो वैसे भी एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट, फॉर्मेट डेवलपमेंट। फॉर्मेट डेवलपमेंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, रिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि जो है
रिटेलर जो है वो न्यू फॉर्मेट डेवलप करता है नई रिटेल मिक्स के साथ सेम टारगेट मार्केट में। जैसे कि Amazon.com जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सारे बेचने लगी, बुक्स और लिटरेचर के साथ साथ। अब इसी को हम बोलेंगे कि बेचती तो है अमेज़ॉन सामान, लेकिन अब हमको वो प्राइम वीडियो के थ्रू बहुत सारी पिक्चरें ऑनलाइन उसने प्लेटफॉर्म हमको दिया हुआ है, जिसमें सीरीज़, वेब सीरीज़ है या मूवीज़ हैं या सीरियल्स हैं, वो सब भी प्रोवाइड करती है। तो उसने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया। दर्शक तो वही हैं, देखने वाले वही हैं, ख़रीदने वाले वही हैं, लेकिन उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी। नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिफिकेशन, in which a retailer introduce a new retail format directed towards a market segment that is not currently served by the retailer। तो एक ऐसा मार्केट सेगमेंट इंट्रोड्यूस करना जो कि अभी उस रिटेलर के द्वारा यूज़ नहीं हो रहा। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे क्या होता है, रिटेलर्स को जो प्रेजेंट टारगेट मार्केट रहता है वो कुछ नया उसमें लेके आता है, कुछ नया चेंज करता है। जैसे कि सेम वेंडर से परचेस कर रहा है लेकिन डिफरेंट लोकेशंस में बेच रहा है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन या MIS यूज़ कर रहा है, या फिर अपना न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा है टारगेट मार्केट्स के, या जिस जिस भी न्यूज़पेपर्स में। ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है। एक होता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इसमें लिटिल कॉमनैलिटी रहती है रिटेलर के प्रेजेंट बिजनेस और न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर। इसमें क्या होता है, रिटेलर जो है वो होल सेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाता है। जैसे कि कुछ रिटेलर जो है वो डिज़ाइनिंग प्राइवेट लेबल मर्चेंडाइज, ओनिंग फैक्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर द मर्चेंडाइज। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट में जिसमें वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनको लगता है कि उसकी फैक्ट्री वो लगा सकते हैं, तो रिटेलर जो है मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग को लेके और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को लेके। इन एडिशन जो है रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स हैव डिफरेंट कस्टमर्स, है ना। अब जो आदमी बेचता है और जो आदमी मैन्युफैक्चर करता है उसके अलग अलग कस्टमर्स रहते हैं। सेम कस्टमर नहीं ज़रूरी नहीं है। तो जो इमीडिएट कस्टमर फॉर अ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स आर रिटेलर्स। तो जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसका पहला कस्टमर कौन होता है, रिटेलर। क्योंकि मैन्युफैक्चर होने के बाद फैक्ट्री से सीधा उसको कौन ख़रीदता है, रिटेलर ख़रीदता है। इसलिए एक मैन्युफैक्चरर की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो रिटेलर की एक्टिविटीज़ से बहुत अलग होती हैं। इसमें ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अगेन लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो हमने अभी पढ़ा, और सक्सेस एंगेज अपॉर्चुनिटीज़ जो रहती है रिटेल ऑपरेशंस मार्केट को लेके, जिसमें मार्केट की पेनिट्रेशन रहती है, जिसमें सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब रिटेलर जो है परस्यू करता है मार्केट एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज़ को, तो वो उसको एडवांटेज देता है नए रिटेल फॉर्मेट में, नए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर्मेट में। फिर ये जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका एक समरी रिपोर्ट टाइप का है कि भाई पेनिट्रेशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है, लॉयल कस्टमर्स के होने से क्या होता है। ये भी सेम चीज़ है कि एक्सपैंडिंग इंटरनेशनली नेशनली उसको क्या होता है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो है वो रिस्की होता है ना। इंटरनेशनली कोई चीज़ करना बहुत रिस्की होता है, हमको परमिशन चाहिए होती है। इंडिया जैसा मार्केट हर जगह नहीं होता, इतनी लाइबिलिटीज़ हमको हर जगह नहीं मिलती। जो दो फैक्टर है वो अट्रैक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो है पोटेंशियल साइज ऑफ रिटेल मार्केट, और दूसरा है द डिग्री टू विच द कंट्री डज एंड कैन सपोर्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर्स। भाई बाहर के लोग भी इंडिया आके बिजनेस करते हैं।
जो इमर्जिंग इंटरनेशनल मार्केट है उसमें ग्लोबल रिटेलर्स इन इंडिया है वो है चाइना, रशिया, ब्राज़ील, जिसको ब्रिक कहते हैं, BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना. China and India are by far largest retail markets in emerging economies. फिर से चीज़ें वही है, ग्लोबली सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो जो चीज़ एडवांटेज डोमेस्टिक में था वो ग्लोबली भी हो सकता है, इंटरनेशनली भी हो सकता है. फिर अडेप्टेबिलिटी है, ग्लोबल कल्चर है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. तो अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि दूसरे मार्केट में जब हम जाके बिज़नेस करते हैं तो उनके स्ट्रैटेजीज़ को हम कैसे अडाप्ट करते हैं. वो जो ग्लोबल कल्चर है वो हमको अडाप्ट करके बिज़नेस करना होता है. फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमको लेके आने पड़ते हैं कि कौन हमको फाइनेंस करेगा, कौन हमको स्पॉन्सर करेगा. एंट्री स्ट्रैटेजीज़ हैं कि ग्लोबल मार्केट में हम कैसे एंट्री कर सकते हैं. तो पहला जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें रिटेल फर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमारी खुद की रिटेल इंडस्ट्री है फॉरेन कंट्री में. दूसरी एंट्री स्ट्रैटेजीज़ है हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोजेस द रिटेलर टू द ग्रेटेस्ट रिस्क, बट इट ऑल्सो हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल रिटर्न्स. तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमको फ़ायदा होता है कि हमको जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है. जैसे कि मैकडोनल्ड की एंट्री स्ट्रैटेजी है फॉर द UK मार्केट, बिल्डिंग अ प्लांट टू प्रोड्यूस बन्स व्हेन लोकल सप्लायर कुड नॉट मीट द स्पेसिफिकेशंस. जैसे कि मैकडोनल्ड ने क्या किया था UK मार्केट के टाइम पे, अपनी ही बन की फैक्ट्री लगा ली थी, क्योंकि लोकल सप्लायर जो थे वो उसकी स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं कर पा रहे थे. जैसा बन उसको चाहिए था वैसे नहीं मिल रहा था, तो मैकडोनल्ड ने अपनी ही फैक्ट्री लगा ली, मतलब अपना ही इतना ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लिया. या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप डायरेक्टली आप इंटरनेशनली जा रहे हैं. दूसरा तरीका है जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में लोकल रिटेलर फॉर्म अ न्यू कंपनी इन विच ओनरशिप, कंट्रोल एंड प्रॉफिट्स आर शेयर्ड. तो ये सब एंट्रेंट्स के रिस्क पे होता है. जैसे कि पहले से वहाँ पे किसी चीज़ की कंपनी है और आप यहाँ से उसके साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं इंटरनेशनली, और फिर आप फॉरेन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं. जैसे मैनी फॉरेन कंट्रीज़ सच एज इंडिया रिक्वायर्ड फॉरेन एंट्रेंट्स पार्टनर्स विद डोमेस्टिक फर्म्स. मतलब कि इंडिया में क्या होता है कि आप डायरेक्टली आके कोई कंपनी नहीं खोल सकते, आपको किसी न किसी लोकल फैक्ट्री, लोकल पार्टनर को आपको इन्वॉल्व करना ही है. फिर है स्ट्रैटेजिक एलियंस. दो इंडिपेंडेंट फर्म के बीच में स्ट्रैटेजी के तहत एलियंस होना. नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग. ये कोई मेन कंपनी और हम उसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है या हल्दीराम ब्रांड है, उसकी हम फ्रेंचाइजी लेते हैं. फिर ये डायग्राम है जिसमें कि सारे रिटेल प्लानिंग का बताया गया है कि बेनिफिट द बिजनेस मिसीज, कंडक्ट अ सिचुएशन प्रॉफिट, identify strategic opportunities, evaluate strategic alternatives, establish specific objectives, develop retail mix to implement strategy, evaluate performance and make adjustments. नेक्स्ट जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है हमारा मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसके पहले हम पढ़ रहे थे रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़. तो सबसे पहले चैनल पावर क्या होता है वो समझ लेते हैं कि चैनल के मेंबर जो रहते हैं, चैनल मतलब क्या है कि कोई एक कंपनी है, उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम एक चैनल बोल सकते हैं. तो एक चैनल मेंबर्स की कैपेसिटी होती है जो कि वो बिहेवियर ऑफ अदर चैनल मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं. चैनल कंट्रोल क्या होता है? सिचुएशन दैट ऑकर्स व्हेन वन मार्केटिंग चैनल मेंबर्स intentionally affects another member's behavior.
जैसे एक चैनल मेंबर को दूसरे चैनल मेंबर का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा या जानबूझ के किसी को उल्टा सीधा बोलना, लड़ना। चैनल लीडर कौन होता है? अ मेंबर ऑफ मार्केटिंग चैनल दैट एक्सरसाइजेस अथॉरिटी या पावर ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर मेंबर। जो लीडर होता है उस चैनल का, उन सारे लोगों का जो कि चैनल में है, उसको हम चैनल लीडर बोलते हैं। यूज़ क्या है चैनल पावर का? जो चैनल के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो जो पावर इक्वेशंस बिटवीन देम कीप देम वर्किंग टुगेदर, वो चैनल के थ्रू ही वो एक साथ काम करते हैं। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ पावर बेसिस। Extent on the dependency defines the power base which is appropriate। जो चैनल के पावर टाइप्स है वो कौन कौन से? पहला है रिवॉर्ड, जो इंसेंटिव मिलता है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। दूसरा है कोअर्सियन, जो पनिशमेंट मिलती है नॉन परफॉर्मेंस के लिए। तीसरा है एक्सपर्ट, जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होता है। चौथा है रेफरेंस, बेनिफिट ऑफ शेयर एसोसिएशन विद अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। और लास्ट है आपका लेजिटिमेसी, अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट में थे, अब आप फ्री हो गए। टू मोर कैन बी कंसिडर्ड इन नेपालीज कॉन्टेक्स्ट एज सपोर्ट एंड कॉम्पिटिशन। चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद होना। तो एक चैनल, एक कंपनी का एक चैनल होता है, दूसरे कंपनी का दूसरा चैनल होता है, तो दो चैनलों के बीच में मतभेद होना, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक सिचुएशन इन विच वन चैनल मेंबर्स perceives another channel member to be engaged in behavior that prevents it from achieving its goals। तो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक चैनल मेंबर जो है वो दूसरे चैनल मेंबर को ऐसे परेशान करता है कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अभी बताया कि ऑपोजिशन है, डिसएग्रीमेंट है या डिस्कार्ड है अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस। तो 4 टाइप के होते हैं मेन जो है चैनल कॉन्फ्लिक्ट। पहला होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, तीसरा होता है इंटर टाइप और लास्ट होता है मल्टी चैनल। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर ड्यू टू द डिफरेंस इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मेनली ड्यू टू द पुअर कम्युनिकेशन। तो जो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है पुअर कम्युनिकेशन के बीच में, कि हम कुछ बोलें, दूसरा चैनल मेंबर कुछ समझ रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है समझने में, उसके थ्रू जो है वो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है। लैक ऑफ रोल क्लैरिटी एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन द मैन्युफैक्चरर्स। कौन क्या कर रहा है इस रोल की क्लैरिटी नहीं रहती है चैनल मेंबर्स में, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होना मैन्युफैक्चरर के ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल है कि जो लार्ज रिटेलर रहते हैं मार्केट में, वो छोटे रिटेलर्स को डोमिनेट करते हैं, डिक्टेट करते हैं, जिसके थ्रू बड़े रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कई बार। जो होलसेलर है वो एक्सपेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर को कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन शेड्यूल मेंटेन करें, उसको रिटेलर के हिसाब से लें। इंटर्न रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से एक्सपेक्ट करता है कि होलसेलर जो है वो उनको कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करें। लेकिन जब ये सब नहीं हो पाता है तो चैनल को कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। क्या रीजंस हैं इसके? पहला है आपका डुअल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है ओवर सैचुरेशन। तो डुअल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बाईपास कर देते हैं इंटरमीडिएरीज और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करने लग जाते हैं अपना सामान। तो इससे क्या होता है कि इंटरमीडिएरीज जो है, जो कि रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं, उनको नुकसान होने लग जाता है। ओवर सेचुरेशन, मैन्युफैक्चरर्स परमिट टू मैनी इंटरमीडिएरीज इन अ designated area that can restrict reduce sales opportunities for individual dealers। तो अगर कई बार होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो इंटरमीडिएरीज को इतना सामान दे दे रहा है कि नॉर्मल जो दुकान वेंडर्स हैं उनका सामान नहीं बिक रहा, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। तो ये उसका डायग्राम है वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट का। ट्रेडिशनल चैनल ऑप्शन जिसमें मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, ओन सेल्स फोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है और फिर कस्टमर है।
जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यूनिलीवर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हिता वोडा, जो कि कमीशन के इशू पे था। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें चैनल मेंबर सेम लेवल पे होते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जैसे 2 और मोर रिटेलर हैं, 2 और मोर फ्रेंचाइजीज़ हैं एक साथ, उनको लेके कंपटीशन और प्राइस वॉर बिटवीन 2 डीलर्स या रिटेलर्स। जैसे किसी को सस्ते में दे दिया, किसी को महंगे में दे दिया। फिर है रीज़न बिहाइंड हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो प्राइस ऑफ बाय वन डीलर रिटेलर कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। जैसे कई बार होता है हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो एक दुकान में 10 रुपये किलो टमाटर मिलता है, दूसरी दुकान में 20 रुपये किलो मिलता है, टमाटर वही है लेकिन हम 10 रुपये किलो वाले से ख़रीदे। तो ऐसे किसी भी एक इंसान के द्वारा, एक रिटेलर के द्वारा करने से दूसरे को नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड प्राइसिंग बाय वन डीलर कैन अफेक्ट बिजनेस ऑफ अदर डीलर्स। एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या क्रॉसिंग द असाइन टेरिटरी। जैसे कि फ्रेंचाइजी का एरिया होता है कि ये एरिया उस डीलर का है, ये एरिया इस डीलर का है, लेकिन फिर भी उसके एरिया में जाके अपना सामान बेचना, अनएथिकल प्रैक्टिस करना जो कि ब्रांड इमेज को ख़राब करे। तो ये सारी वजह होती है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट की। इसमें भी सेम डायग्राम है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है। जब मल्टीपल चैनल्स आर एम्प्लॉयड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो 3 प्रॉफिट थ्रेड्स जो है वो कन्फ्रंट होते हैं। पहला होता है सेल्स कैनिबलाइजेशन, मार्जिन डाइल्यूशन और कस्टमर का डाइवर्जन। इंटर टाइप कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब इंटरमीडियरीज जो हैं वो डील करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बाहर जाके नॉर्मल प्रोडक्ट की रेंज को बेचना। जैसे कि सुपरमार्केट, जैसे कि बात बथेनी चेन जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट सेल करती है, जिससे क्या होता है वो जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं जो ये सब बेचने वाले रहते हैं वो उनको कंपटीशन देती है। और लार्ज रिटेलर जो है वो बहुत वैरायटी में ये सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं और इसको बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड मर्चेंडाइजिंग, जहाँ पे रिटेलर जो है वो मर्चेंडाइज लाइंस को क्रॉस कर देते हैं। मर्चेंडाइज का मतलब होता है व्यापार, तो बिज़नेस की लाइंस को क्रॉस कर देते हैं अपने नॉर्मल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब मैन्युफैक्चरर जो है वो डुअल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि 2 और मोर चैनल का अरेंजमेंट्स जो है सेम मार्केट के लिए, जैसे कि शोरूम या आउटलेट्स का हम यूज़ कर रहे हैं जो कि छोटे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स को अफेक्ट करता है, या फिर हम सीधा मैन्युफैक्चरर्स जो है वो बाईपास कर देते हैं होलसेलर्स को और डायरेक्टली रिटेलर्स को बेचने लग जाते हैं। तो इसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत इंटेंस हो जाता है। जो लार्ज रिटेलर जो है वो मोर कस्टमर एंजॉय करते हैं, बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, जिसके कारण मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट का जो डायग्राम है उसमें है सप्लायर, नो फ्रिल्स, लो कॉस्ट चैनल या फुल सर्विस फुल कॉस्ट चैनल, जिसके अंदर प्राइस है, सेंसिटिव है, कस्टमर्स हैं, सर्विस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं। A single firm uses 2 or more marketing channels to reach 1 or more customer segments. तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज़ क्या हैं? गोल इनकम्पैटिबिलिटी, अनक्लियर रोल्स, डिफरेंसेस इन परसेप्शंस, इंटरमीडियरीज डिपेंडेंस। तो गोल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रैपिड मार्केट पेनिट्रेशन चाहते हैं जिसमें कि प्राइस कम हो, लेकिन डीलर जो है वो हाई मार्जिन चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। कंपनी सेल फोर्स एंड अथोराइज डीलर्स गो आफ्टर द सेम लार्ज कस्टमर्स, जो अनक्लियर रोल्स रहते हैं। परसेप्शन जो है, प्रोड्यूसर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है और सोचता है कि डीलर भी हाई इन्वेंटरी रख के हमारे चीज़ों को अच्छे से बेचे, लेकिन डीलर जो है वो हमेशा पेसिमिस्टिक होता है। प्रोड्यूसर को मार्केट का पता करके उसको सिर्फ प्रोड्यूस करना है, पर बेचने वाले को ज़्यादा मेहनत लगती है। इंटरमीडियट्स की डिपेंडेंसी फॉर्च्यून डीलर्स प्रोफाउंडली affect the producer's product and pricing decisions, creates a high level of conflict.
अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? तो रेगुलर कम्युनिकेशन के थ्रू फॉर्मिंग डीलर काउंसिल्स कोऑप्शन आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन। डिप्लोमेसी जो है वो होनी चाहिए। डिप्लोमेसी का मतलब होता है हर पर्सन जो है थोड़े अदब से बात करे, अपनी मर्यादा में रह के, सीमा में रह के आपस में डील करे, मेडिटेशन करे, आर्बिट्रेशन करे, रिजॉर्टिंग टू अ थर्ड पार्टी फॉर फाइनल रिजोल्यूशन। लिजिटेशन जो है बेस्ट वे टू अवॉइड litigation costs a lot and takes a long time. Bad publicity for both parties whether one party wins or loss. तो ये था हमारा रिटेल स्ट्रैटेजी और मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।